Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें भी हम केमिकल काइनेटिक्स ही डिस्कस करेंगे और आज मैं केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करा दूंगी। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगी, तो बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस देख लेना, वरना मैं आपको एक अलग ही मतलब क्वेश्चन की सीरीज़ बना दूंगी। उसमें अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू गेट पॉइंट ऑफ व्यू और नेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है N2O5। ये जो है गैस, मैं यहाँ पर आपको क्या बताने जा रही हूँ, सबसे पहले आप ये लिखिए जो मैं लिख रही हूँ सामने, ठीक है। N2O5 जो गैस है ये हमें देता है NO2, वो भी एक गैस है, प्लस हाफ ऑफ O2, वो भी एक गैस है। तो ये जो चीज़ है इक्वेशन, ये मैंने क्यों लिखवाई है, क्योंकि मेरा यहाँ पर मुझे इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करके मुझे इसके लिए एक फाइनल रेट इक्वेशन निकालनी है, मतलब रेट लॉ निकालना है। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर मुझे इसकी बतानी है तो मुझे पहले रेट लॉ निकालना पड़ेगा। तो कई बार ना क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर रेट लॉ उसने हमें दे दिया है, तो इस रेट लॉ की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो अब आप कहोगे कि हमने एक्टिवेशन एनर्जी तो कभी निकाली ही नहीं है ना, तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरीके से है कि N2O5 गैसियस है, ये हमें देता है कि इक्विलिब्रियम, इसका रेट कांस्टेंट है, ये देगा मुझे NO2 विच इज़ गैस प्लस NO3 विच इज़ अगेन गैस, और ये क्या है, फास्ट, ठीक है। ये वाला स्टेप फास्ट है। अब नेक्स्ट आपका स्टेप आता है NO2 जो गैसियस है प्लस NO3, ये भी एक गैस है, ये मुझे देता है, इसका K1 रेट कांस्टेंट है, ये देता है NO2 विच इज़ गैस प्लस NO, दिस इज़ ऑल्सो गैस प्लस O2, और ये क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है। एंड जो लास्ट इसका मैकेनिज्मिक स्टेप है वो क्या है, NO3 गैस, ये देता है K2 NO2 गैस, और ये भी फास्ट है। बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आप देखो यहाँ पर हमें इन्होंने 3 स्टेप्स दे रखे हैं। एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप ये है। तो अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाने में, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हमें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगानी है कि नहीं लगानी, या किस तरीके से लगानी है। अब इस इक्वेशन को हमें यूज़ करना है कैसे, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा के, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अगर मुझे निकालना है इस पे, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एक रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो रेट लॉ किसके अकॉर्डिंग लिखूंगी मैं, स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, अगर हमें दे रखा है तो, क्योंकि हमेशा जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसकी जो रेट इक्वेशन होगी वो कैसे लिखेंगे, K1 NO2 NO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2, ठीक है। अब आप इसमें देखो, ये जो है NO2 और O2, ये क्या फाइनल इक्वेशन में है, NO2 O2 फाइनल इक्वेशन में है, ठीक है, तो वेरीफाइड। बट NO जो है ये फाइनल इक्वेशन में नहीं है। अगर ये फाइनल इक्वेशन में नहीं है तो हम जो अप्रोच लगाएंगे, जो अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, वो किस पर लगाएंगे, NO पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अप्लाई अप्रॉक्सीमेशन टू NO, ठीक है। NO पे हम क्या लगाएंगे, अप्रॉक्सीमेशन। तो अब वो अप्रॉक्सीमेशन कौन सी होगी, वो इक्विलिब्रियम होगी या फिर स्टेडी स्टेट होगी, वो हम कैसे देखेंगे, इक्वेशन से। अब जहाँ पर NO हो रहा है यूज़, पहली इक्वेशन ये है, यहाँ पर NO यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, और ये फास्ट भी है, तो इक्विलिब्रियम अप्रोच नहीं लगेगी, क्योंकि NO इस इक्वेशन में है ही नहीं जहाँ पर फास्ट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये NO स्लो लिखा है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है और यहाँ भी यूज़ हो रहा है NO। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, तो यहाँ पर लिख देंगे SSA, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं NO पे।
तो अब हमें देखना है कि NO पे हम SSA कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमें एक चीज़ पता है SSA के लिए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ कंजम्पशन के। तो हमें SSA में यही एक ट्रिक अप्लाई करनी होती है। तो NO को देखो, NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, सेकंड वाली में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाएगा, K1 NO2 NO3। तो वही मैं यहाँ पर लिखूँगी, K1 NO2 NO3 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन कहाँ पर हो रहा है, थर्ड इक्वेशन में कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, K2 NO3। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, NO के लिए वैल्यू पुट करनी है, आपको NO की वैल्यू पर्टिकुलरली निकालनी है। तो NO की वैल्यू क्या हो जाएगी, NO की वैल्यू हो जाएगी K1 NO2 NO3 अपॉन में K2 NO3। NO3 से NO3 कैंसिल, इतनी पर्टिकुलर वैल्यू किसकी हो गई, NO की। तो ये हो जाएगा K1 NO2 अपॉन में K2। तो अब आप ये किस में पुट कर दोगे, फाइनल इक्वेशन में। तो फाइनल इक्वेशन क्या थी, R इज इक्वल्स टू K1 NO2 NO2, ये आपकी फाइनल रेट लॉ थी। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, K1 NO2, NO की जगह आप क्या लिखोगे, K1 NO2, यहाँ पर हो जाएगा O2 अपॉन में K2। तो K1 का स्क्वायर हो जाएगा, NO2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, K1 स्क्वायर NO2 का स्क्वायर O2 अपॉन में K2। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल क्या हो गई, रेट लॉ इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपके सामने फाइनल रेट इक्वेशन हो गई। यहाँ पर NO2 O2 दोनों ही आपके फाइनल रिएक्शन में मौजूद हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इन पर आपकी इक्वेशन डिपेंड कर रही है। तो अब आपको इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है, तो जैसे R इज इक्वल्स टू K1 स्क्वायर अपॉन में K2, बस मैं इतना ही पार्ट लिख रही हूँ एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, बाकी वो NO2 O2 उनको मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी मुझे सिर्फ रेट कांस्टेंट से ही मिलेगी। ओके, अब मैं क्या करूँगी, K1 मेरे पास है, K2 मेरे पास है। ठीक है, K1 मेरे पास है, K2 मेरे पास है, तो मैं क्या लिखूँगी, K1 क्या होता है, K इज इक्वल्स टू A e⁻⁻ ये होता है ना K की वैल्यू। तो K की जगह मैं ये इस इक्वेशन को पुट करूँगी, आर्हीनियस इक्वेशन को। तो वो क्या हो जाएगा, Ae⁻⁻ इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, उस रेट कांस्टेंट की EA1 होगी K1 की। अब सिमिलरली नीचे भी लिखेंगे Ae⁻⁻ ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करोगे। किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, एक चीज़ जो यहाँ पर आपको मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जब मैंने सिर्फ K इस पार्ट को लिया है तो यहाँ पर मैं रेट नहीं लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, K कॉम्प्लेक्स मतलब मेरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K1 स्क्वायर अपॉन में K2। ठीक है, अब मैं इसको इससे इक्वेट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लेक्स e⁻⁻ कॉम्प्लेक्स अपॉन में RT। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सिमिलरली इसकी मैंने जब वैल्यू पुट करी तो ये क्या हो जाएगा, A1 e⁻⁻ ठीक है, इसका क्या था, होल स्क्वायर अपॉन में A2 e⁻⁻ ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो, A1 का स्क्वायर हो जाएगा e⁻⁻2 EA1 अपॉन में RT, ये हो जाएगा। और ये नीचे क्या होगा, A2 e⁻⁻ RT। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब एक चीज़, इसको हम थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं।
ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 ई टू दी एक्सपोनेंशियल लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं -2EA1/RT, और ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा EA2/RT। ये वैल्यू हो गई। अब उसके बाद इसको हमें कंपेयर करना है किससे, वो ए कॉम्प्लेक्स वाली से। तो ए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा e⁻−EA/RT, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अब ए वाले पार्ट को ए वाले पार्ट से कंपेयर करो, तो अब क्या वैल्यू आएगी आपकी, ए कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू A1² अपॉन में A2। ठीक है, ये आपके वो हो गई, क्या हो गया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, इट इज़ -2EA1 प्लस EA2। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिवेशन निकालते हैं किसी, हमारी जो भी हमें इक्वेशन गिवन होती है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सेपरेट करना है जो भी रेट कांस्टेंट आपको उस इक्वेशन के दे रखे होंगे, मतलब रेट लॉ के। तो एक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ सिखा देती हूँ। एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है के कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है K1 K2 अपॉन में K3, इसकी पावर में 1/2, K4 की पावर में -3, K5 की पावर में -2। अब आप तो घबरा जाओगे ये देख के कि भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ दे दिया उसने। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, जो भी इसकी ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक ये है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है ना, उसकी जैसे रेट कांस्टेंट जो भी दे रखा है K1 K2 K3, उसकी पावर में जो भी है ना, उसको बस एक्टिवेशन एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो K1 की पावर में क्या है, और ऐड करते हुए चलो सबको, और ये आपका क्या हो जाएगा, EA कॉम्प्लेक्स। अब ट्रिक क्या है, जो भी रेट कांस्टेंट की पावर है उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उस पावर से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो K1 की पावर में क्या है, 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 EA1 प्लस K2 की पावर में क्या है, 1/2 EA2। अब K3 की पावर में क्या है, जब K3 आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 EA3 प्लस ये क्या है, K4 की पावर में -3 है, तो यहाँ पर लिख दो -3 EA4 प्लस K5 की पावर में क्या है, -2। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +2, तो 2 EA5। तो ये आपकी ट्रिक होती है एक्टिवेशन एनर्जी लिखने की। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि आज का मेरा जो मुद्दा था वो यही था कि मैं आपको ये एक्टिवेशन एनर्जी अच्छे से बता पाऊँ। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर वो हमसे बोले कि इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखो, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको बस जैसे यहाँ पर आपको दे रखा था ना, के कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन में K3, इसकी पावर में 1/2, K4 की पावर में -3 और K5 की पावर में -2। तो बस आपको एक्टिवेशन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के लिए क्या करना है, A1 A2 अपॉन में A3, इसकी पावर में क्या कर देना है, 1/2। बस K1 को उसके करस्पॉन्डिंग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से रिप्लेस कर देना है। A4 की पावर में -3 अपॉन में A5 की पावर में -2। ठीक है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। इसकी जगह पर आप वो एरहीनियस इक्वेशन पुट करके 1 बाय 1 बाय करके सॉल्व करो। लेकिन ये मैंने ट्रिक आपको इसलिए बताई है क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता ये सब चीज़ें सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगी आप ट्रिक याद रखो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, बस आपको कुछ नहीं करना। ट्रिक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ट्रिक में आपको क्या करना है, जो रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, लुक एट रेट कांस्टेंट, सबसे पहला ये है। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, आपने पहले रेट कांस्टेंट देख लिया कैसे लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, ब्रिंग ऑल टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में सारे रेट कांस्टेंट को रख दो ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है ना,
थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई द पावर ऑफ रेट कांस्टेंट टू द एक्टिवेशन एनर्जी करस्पॉन्डिंग इट। उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है उसकी पावर, ठीक है। एंड फिर फोर्थ में क्या करना है, आपको सम ले लेना है सबका, ठीक है। सो ये हमारी ट्रिक होती है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने की। तो इस वजह से मुझे आपको ये बताना था कि हम कैसे ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो हमें ना सीधा एक इक्वेशन दे देगा, फिर उसके 3-4 पार्ट बना के देगा। एक पार्ट में आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा, एक पार्ट में आपसे कुछ ना कुछ वो अप्रॉक्सीमेशंस लगवा देगा कि अगर K1 बहुत ज़्यादा है K2 से तब एक्टिवेशन एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एक स्टेप आगे जाके। तो जो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी लाइक दिस, ये जो हमारी मैकेनिस्टिक इक्वेशन थी, अगर मेरे पास फास्ट स्लो ये सब मेंशन नहीं है तो हमें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तब मैं एक आपको तरीका बता देती हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। सो लेट्स सी। अब आपको देखो इस इक्वेशन को कैसे करना है। आप अपने सामने वो इक्वेशन मैकेनिज़्म को खोल के रखना, ठीक है। तो अब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आपको जब भी ऐसी इक्वेशन मिलती है जहाँ पे फास्ट स्लो मेंशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, रेट आपको लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, जो लास्ट इक्वेशन होती है जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है हमारा, ओके। तो उसके रिस्पेक्ट में आप रेट लिखोगे, तो रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 NO3 जो लास्ट स्टेप है आपका। अब आपको पता है कि NO3 और NO दोनों ही हमारे क्या है, इंटरमीडिएट। तो इन पर हमें क्या लगानी पड़ेगी, SSA लगानी पड़ेगी। तो पहले मैंने SSA किस पे लगाई, NO पे, ठीक है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। अब मैंने उस तरीके से जैसे पीछे बताया था उस तरीके से इस इक्वेशन को लिख लिया है। NO की मैंने वहाँ पर वैल्यू निकाली थी, तो मैंने सेम तरीके से वैल्यू निकाल ली, K1 NO2 NO3, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, K2 NO3 NO3 से NO3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, K1 NO2 अपॉन में K2। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई किसकी, NO की। तो मैं NO की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर दूँगी। अब नेक्स्ट हमारा रहता है अप्लाई SSA टू NO3 में अब हम अप्लाई करेंगे SSA। तो SSA वाली इक्वेशन देखो NO3 की। अब इसमें आपको क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन, ये स्टेप अप्लाई करना है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन NO3 का क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO3 के लिए आपको क्या होगा, NO3 के लिए आपको बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें आप चीज़ देखो कि इसमें ये इक्विलिब्रियम में भी मौजूद है, लेकिन फास्ट और स्लो तो मेंशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि फास्ट एंड स्लो सब काट के रख दो। देखो आप एक गलती मत करना, आप इस इक्वेशन को दोबारा लिखना, ठीक है, और ऊपर कंडीशन डालना कि व्हेन फास्ट एंड स्लो इज़ नॉट मेंशन्ड। ये ना हो कि आप उसी की ही कंटिन्यूएशन में करे जा रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप सब। तो ये एक अलग क्वेश्चन बना के लिखना, तब इसको लिखना। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब NO3 कौन सी इक्वेशन में फॉर्म हो रहा है, सबसे पहला देखो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी के इक्विलिब्रियम वाली में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पर लिख दो KF फॉरवर्ड रिएक्शन का N2O5 इज इक्वल्स टू, अब बैकवर्ड रिएक्शन में वो कंज्यूम हो रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है तो KB लिख दो NO3 NO2, ठीक है। आई होप ये इक्वेशंस तो लिखनी आपको आती ही होंगी, अगर नहीं आती तो आप मेरी प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए जहाँ पर मैंने रेट लॉ बताया था। अगर ये नहीं आता तो इसके लिए तो आपको सबसे फर्स्ट या सेकंड स्लाइड देखनी पड़ेगी, पार्ट देखना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें मैंने रेट लॉ लिखना सिखाया था, ठीक है। तो हमेशा हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट पे ही किसी प्रोडक्ट डिपेंड करता है ना। क्योंकि हमारे पास बीकर में सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है रिएक्शन की, हमारे पास बीकर में सबसे स्टार्टिंग में होता है रिएक्टेंट ही मौजूद होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। इसलिए प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, रिएक्टेंट। इसीलिए हम लोग रिएक्टेंट के ही रिस्पेक्ट में
अपना लिखते हैं रेट लॉ। तो अब ये क्या हो गया, प्लस K1 NO3, सेकेंड इक्वेशन देखो K1 वाली, वहाँ पर भी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, प्लस आगे देखो थर्ड इक्वेशन देखो, उसमें आ जाएगा K2 NO3, ठीक है। अब आपको मिल गई एक इक्वेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, NO3 की वैल्यू निकालनी है। तो NO3 कॉमन लो इस साइड से, मतलब RHS से NO3 को कॉमन लो, जो भी बचेगा उसको ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट में डाल के उसको इधर डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना। वेरी गुड। सो डिनोमिनेटर में लेकर आओ उसको, और फिर उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ अगर आप इस इक्वेशन में नोटिस कर रहे होगे तो मैं मान जाऊंगी कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई है। बता दो अब वो क्या चीज़ है। वेरी गुड, वो है NO। अब आप सोच रहे होगे NO तो इंटरमीडिएट है, तो ये किस इक्वेशन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमें परेशानी होगी, फिर हमें ऐसे लगानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना है, और दिमाग यूज़ करके क्या दिखना है, जब अभी हमने NO पे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाई थी तो हमें एक इक्वेशन मिली थी K2 NO3 इज इक्वल्स टू K1 NO2 NO3। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन की जगह आप ये इक्वेशन पुट कर सकते हो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो, और हाँ ये इक्वल है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो अब आप यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, यहाँ पर आप पुट कर दोगे K1 NO2 NO3, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग खुद भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो देखो अब आपको, वैसे देखिए अभी तो आपको थोड़ा डाउट होगा ही, क्योंकि अभी हम लोग बिगिन कर रहे हैं ये सब चीज़ें, बट जैसे जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस में आओगे इन सब चीज़ों की, आपको ना खुद ब खुद आपका दिमाग चलने लगेगा। सो अब देखो नेक्स्ट, मुझे भी पहले नहीं आता था ये सब मैंने प्रैक्टिस करके ही सीखा है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया था, आपको सब कुछ कॉमन ले लेना है और NO3 की वैल्यू निकालनी है। तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी, KF NO3 कॉमन ले लिया ना, हाँ, तो KF N2O5 अपॉन में ये आएगा KB NO2 प्लस K1 NO2 प्लस K1 NO2। हाँ सही है, एकदम करेक्ट है, सही है सही है सही है। सो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आपको NO3 की वैल्यू मिल गई है। अब आपकी जो रेट लॉ की इक्वेशन थी, रेट लॉ की इक्वेशन क्या थी, कहाँ से निकाली थी हमने, K2 NO3 यहाँ से निकाली थी ना। तो अब आपको इसमें क्या करना है, NO की वैल्यू पुट करो, NO3 की वैल्यू पुट करो। सो अब आपका क्या बन जाएगा, K2 NO की जब जगह मैं पुट करूँगी तो आएगा K1 अपॉन में K2 NO2, और अब मैं NO3 की जगह जब पुट करूँगी तो ये होगा KF N2O5 अपॉन में NO2। ये मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि सब में था ये देखो NO2 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 सब में था तो कॉमन ले लिया, और अंदर बचा KB प्लस 2K1 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि K1 है तो 2K1 लिख दिया। अब देखो NO2 से NO2 कैंसिल हो गया, ठीक है, K2 से K2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, K1 KF N2O5 अपॉन में KB प्लस 2K1, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास बचा। अब KF और KB ये तो वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने दिमाग से यूज़ करी हैं, ठीक है, अपने आप ही ले ली हैं, फॉरवर्ड के लिए KF, बैकवर्ड के लिए KB, बट दिया तो हमें क्या है, K इक्विलिब्रियम। तो अगर क्वेश्चन में वो आपसे K इक्विलिब्रियम की टर्म्स में आंसर पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है, व्हेन KB इज़ मच ग्रेटर देन 2K1, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, K1 KF अपॉन में KB, ये हो जाएगा N2O5, ठीक है। इस तरीके का आपके पास कुछ बचेगा। तो KF और KB को हम क्या लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम। तो आपका क्या इक्वेशन बन जाएगी, K1 K इक्विलिब्रियम N2O5, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल रेट लॉ, अगर आपके पास क्वेश्चन में फास्ट और स्लो मेंशन नहीं होगा। तो अब मैंने आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस दे दी है,
जहाँ पर मैंने स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाई थी वहाँ पर भी मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो इनको आप अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, और भी आपको कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। बाकी एक मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मेरा अभी रिलैक्सेशन टाइम भी करवाना रह गया है, तो ये सब चीज़ें मुझे आपको बतानी ही है। और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है हिंसलवुड मैकेनिज़्म, वो भी आपको कराना है। बाकी आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है एक्टिवेशन एनर्जी का, और ये जो भी चीज़ें थी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालना। और एक छोटा सा टॉपिक एक और है, अब मोस्टली 1-2 छोटे छोटे से टॉपिक है वो देख लेते हैं हम। एक क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमें देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, हम सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। ऑब्वियसली जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये तो हमें पता ही है, ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक मेरे पास ग्राफ है, यहाँ पर मेरी कोर्स ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक मेरे पास ये देखिए, ये मेरी एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये मेरी एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो अभी फ़िलहाल मेरी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है, दिस इज़ दी मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट क्या करेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो ये कुछ इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इतनी कम कर दी है एक्टिवेशन एनर्जी मेरी, डेल्टा ई जो है इतना कम हो गया है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। सो इस वजह से हम कई बार जो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, 3-4 दिन में होती हैं रिएक्शंस, जो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं होने में, तो उनमें हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे टाइम की भी बचत करती हैं और हमें बहुत जल्दी प्रोडक्ट भी मिल जाता है, और हम लोग यही चाहते हैं अपने रिएक्शन में कि हमें बहुत जल्दी प्रोडक्ट मिले। तो अब एक चीज़ देखते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मेरी कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसकी रेट कांस्टेंट मैं केसी से डिनोट कर रही हूँ, और इसकी एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, -EC/RT। मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को EC से चेंज कर दिया है, और जो मेरी अनकैटलाइज्ड है उसको मैं UN से रिप्लेस कर रही हूँ, A एक्सपोनेंशियल -E अनकैटलाइज्ड अपॉन में RT। तो अब इन दोनों का रेशियो ले लो, KC/K, ताकि आपको पता चल जाएगा कितने टाइम्स से आपकी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है। KC जो है वो फास्ट हो जाती है K अनकैटलाइज्ड से कितने टाइम्स पे फास्ट होती है। तो आपको वो कैसे पता चलेगा, इसका जब आप रेशियो लोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल, इसमें होगा E अनकैटलाइज्ड -E कैटलाइज्ड अपॉन में RT। इस तरीके से ये वैल्यू आएगी KC/K अनकैटलाइज्ड, और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पार्ट है KC जो होगा ये बहुत ज़्यादा होगा K अनकैटलाइज्ड से। क्यों? क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है EC जो है ये आपकी बहुत कम होती है E अनकैटलाइज्ड से, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है अनकैटलाइज्ड की वो बहुत ज़्यादा ही अनकैटलाइज्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू कैटलाइज्ड। सो इस वजह से आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कैटलाइज्ड का ज़्यादा होगा, एंड इट विल बी ग्रेटर देन 1। सो एक लास्ट इक्वेशन है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपका गेट में आया था और नेट में भी पूछा गया था, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। वैसे अभी के जितने भी टॉपिक हो रहे हैं ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हिंसलवुड मैकेनिज़्म, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या था, उन्होंने ये एक थ्योरी भी मान लो यूनिमॉलिकुलर के लिए है बेसिकली। सो एक एक्टिवेटर, वो हिंसलवुड मैकेनिज़्म में बेसिकली यूनिमॉलिकुलर थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, यूनिमॉलिकुलर थ्योरी थी, तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था ना, एक मेरा जो एक्टिव कैटलिस्ट था मतलब रिएक्टेंट था उसको ट्रीट करवाया था एक कैटलिस्ट के साथ, एंड
इसको हम एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं M को। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन का K1 था, K-1 बैकवर्ड रिएक्शन का था, उसने एक्टिवेट कर दिया था मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को और खुद एज इट इज़ था। अब मेरा जो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये मुझे क्या दे देगा, प्रोडक्ट, इसको मैंने दे दिया K2। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था प्लॉट 1/K यूनी वर्सेस 1/M, इसका उन्होंने प्लॉट पूछा था। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सिंपल है, और ये 4 मार्क्स में आया था। तो 4 मार्क्स में आप देख लो इतना सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। सो अब देखो इसको आपको करना कैसे है। उन्होंने हमसे ना एक चीज़ दे रखी थी हमें, नेक्स्ट पेज ले लेते हो। उन्होंने हमें क्या दे रखा था कि जो स्लोप है इस रिएक्शन का, जो स्लोप है इक्वेशन का, वो है 4 × 10⁶, और इंटरसेप्ट जो है वो है 8 × 10⁻11। तो उन्होंने हमसे पूछा था K-1/K2 का रेशियो क्या होगा। अब सबसे पहले मुझे ये प्लॉट करना होगा, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इसकी फाइनल इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन निकालने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, मुझे रेट लिखना होगा। तो रेट मैंने कैसे लिखा फाइनल इक्वेशन के मुताबिक, तो ये हो जाएगा K2A*। अब A* क्या है, ये मेरा इंटरमीडिएट है, तो मैं SSA लगाऊंगी इस पर, मोस्टली तो SSA ही यूज़ होती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंजम्पशन। और ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, A* के लिए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, A* देखो कौन से में फॉर्म हो रहा है, K1 वाली में फॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा K1AM इज इक्वल्स टू K-1 A*M प्लस K2A*। इसमें ये कंज्यूम हो रहा है, तो A* की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साथ साथ आप फॉलो करते रहना ताकि आपको समझ आता रहे, क्योंकि अल्टीमेटली एम तो यही है कि आपको बस समझ आए, उससे मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा ये है कि मैं आपको अगर समझा पा रही हूँ तो दैट मीन्स कि मेरी भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी मैं आपको समझा पा रही हूँ, है कि नहीं। तो अब इसको पुट कर देंगे हम वहाँ पे, जो हमारी फाइनल रेट इक्वेशन थी, A* की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल रेट आपका आ जाएगा वो आ जाएगा K2 K1 AM अपॉन में K-1 M प्लस K2, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको पता है एक यूनिमॉलिकुलर थ्योरी है, क्योंकि हिंसल, लिंडमैन, क्रिश्चियनसन, हिंसलवुड, इन सब ने क्या दिया था, एक यूनिमॉलिकुलर थ्योरी ही दी थी। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कि यूनिमॉलिकुलर A इज इक्वल्स टू रेट, यही इसका रेट होगा। तो अब हमें इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को जो अभी हमने निकाली, मतलब ये जो अभी हमने निकाली है R इज इक्वल्स टू K2 K1 AM अपॉन में K-1 M प्लस K2, इससे इक्वेट करना है। तो अब आप एक चीज़ देखो कि जो हमारा रेट है, ठीक है, K2 K1 AM, इससे और इसको इक्वेट करना है। तो ए आपका क्या है, ये आपका इसमें कंसंट्रेशन है A की, तो A आप इसमें से क्या निकाल लो बाहर, तो आपका बच क्या जाएगा, K2 K1 M अपॉन में K-1 M प्लस K2, और यहाँ पर A आपने बाहर निकाल लिया। तो अब आपका क्या हो जाएगा, इतना पार्ट जो हो जाएगा ये K यूनी हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो अब आपका K यूनी क्या हो गया, K2 K1 M अपॉन में K-1 M प्लस K2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लॉट करना है किसका, 1/K यूनिमॉलिकुलर वर्सेस 1/M, ये आपको प्लॉट करना है। तो अब आपको इसको इस तरीके से लेके आना पड़ेगा ताकि आप प्लॉट कर सको। सो अब आप एक चीज़ कर सकते हो, देखो सोचो ज़रा क्या कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो। तो आपने क्या किया, 1/K यूनिमॉलिकुलर का रेसिप्रोकल ले लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, K-1 M अपॉन में K1 K2 M प्लस K-1 M, सॉरी ये तो लिख लिया ना, K2 बचा,
K2 अपॉन में K1 K2 M। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो K2 से K2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, M से M यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, K-1 अपॉन में K1 K2 प्लस 1/K1M। ये आपके पास बचा विच इज़ इक्वल्स टू 1/K यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको 1/K यूनि 1/M का ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, प्लॉट करने के बाद अब ये आपका बन गया है y इज इक्वल्स टू, ये आपका तो c है, c प्लस mx। ठीक है, mx क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है 1/mx है, 1/K यूनि y है, और आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या है आपका यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1/K1। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4 × 10⁶। तो आप K1 की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, K1 को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, और इंटरसेप्ट आपका क्या है यहाँ पे K-1 अपॉन में K1 K2। इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको दे रखी है 8 × 10⁻11। ठीक है, आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 1/K1 की वैल्यू आपको पता है, इनटू में 1, तो 1/K1 की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और ये एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखो, K-1 अपॉन में K2 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 10⁻6 इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻11, क्योंकि 1/K1 जो स्लोप है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। बस आपको K-1/K2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहाँ पर ले जाओ डिनोमिनेटर में, आपका आंसर आएगा 2 × 10⁵। ये आपका आंसर आएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। थोड़ा सा लेंदी है आई नो, बट नामुमकिन तो नहीं है, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि देखो बच्चा वहाँ पर तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कोई भी आपके साथ वहाँ बैठने वाला नहीं है, वहाँ आपको इतना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। इतना दिमाग लगा दिया तो बस आपका आंसर आ गया, और आपको वो 4 नंबर मिल गए। ठीक है ना, सो ये आप देख लेना, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मेरी होगी कॉलिजन थ्योरी पे, और उसके बाद मेरी जो वीडियो आएगी वो होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पे, और जो लास्ट वीडियो होगी वो होगी मेरी एंजाइम कैटालिसिस पे। सो आज मैं सारी तीनों वीडियो को अपलोड कर दूंगी पढ़ा के, ताकि आज का हमारा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। फिर मेरा रिलैक्सेशन टाइम वाला जो एक वीडियो है छोटी सी वो रह जाएगी, और क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आप मुझे बता देना जब भी आपको चाहिए होगा क्वेश्चंस की वीडियो, वो मैं बना दूंगी। नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर फोटो केमिस्ट्री वो शुरू कर देंगे। ठीक है, फोटो केमिस्ट्री अपना वो देख लेंगे, वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो केमिकल काइनेटिक्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट होगा सरफेस केमिस्ट्री। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।